हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की हमारी नई क्लास में। और इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं, तो इसे बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे। चलिए देख लेते हैं। यस, फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम यहाँ पर फर्स्ट कर रहे हैं ड्राइव्ड फ्रॉम, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो माइक्रो वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसमें माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल या इंडिविजुअल। मतलब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये जो मैक्रोज वर्ड है ये लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से, और इसका मतलब होता है बड़ा। मतलब हम यहाँ पर सम ऑफ इंडिविजुअल्स लेते हैं और एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिक यूनिट्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स को लेते हैं किसी भी इकोनॉमी की और उन्हें स्टडी करते हैं, चाहे वो एक पर्सन हो, चाहे वो एक कस्टमर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, या एक फर्म हो सकती है, या एक इंडस्ट्री हो सकती है। तो मतलब यहाँ पर हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल एंड इट्स एग्रीगेट्स। यहाँ पर इकोनॉमी को एज अ होल लिया जाता है और जो भी हम यहाँ पर डाटा यूज़ करते हैं उसको एक एग्रीगेट लिया जाता है। ओके, मैंने यहाँ पर इसे पिक्चर से भी रिप्रेजेंट किया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिंगल इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट। मतलब जो स्कार्स रिसोर्सेज है उनका इस तरह से यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए कि उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो, उससे मिलने वाला बेनिफिट मैक्सिमम हो। ओके, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पिक्चर में रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में ध्यान दिया जा रहा है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो रिसोर्सेज हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वो बेकार नहीं रहने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है डेवलपमेंट। इट वाज डेवलप्ड बाय क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ एंड अल्फ्रेड मार्शल एक्सेट्रा। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स को किसने डेवलप किया है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, जिसमें नेम है एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, जेबी सेज एक्सेट्रा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को किसने डेवलप किया है, जेएम के ने। तो मैंने यहाँ पर उनकी पिक्चर दी है, ये है एडम स्मिथ, ये है अल्फ्रेड मार्शल और ये है जेएम केन्स। ओके, नेक्स्ट है स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्मॉलर सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी, नेमली द इंडिविजुअल मार्केट्स। मतलब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, स्मॉलर सेगमेंट की यहाँ पर स्टडी करते हैं। लाइक अगर हम एक फर्म की बात करें या फिर एक इंडस्ट्री की बात करें तो ये वो एक स्मॉलर सेगमेंट है किसी इकोनॉमी का, और उसी को हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं किसी भी नेशन की, उनका हम सम टोटल लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पिक्चर से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लिया है, माइक्रो लेवल पर हम एक इंडस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। और मैक्रो की बात करें तो यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक एनर्जी, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो इन सबको एज अ होल एक एग्रीगेट लेकर हम स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर फैक्टर। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि प्राइस इज मेजर डिटर्मिनेशन फैक्टर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर ले रहा है, चाहे वो कस्टमर ले रहा है, चाहे वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले रहे हैं, ये सब क्या करते हैं, अपने डिसीजन प्राइस को ध्यान में रख कर लेते हैं। तो प्राइस यहाँ पर एक मेजर डिटर्मिनेशन बन जाता है। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट के हो, एग्रीगेट सेविंग के हो, तो इन सब के जो डिसीजन होते हैं वो इनकम को ध्यान में रख कर लिए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पिक्चर में दिखा दिया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस लेवल पर बेस्ड रहता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम के चारों ओर घूमता है। ठीक है, उसके बाद है मेन टूल्स। डिमांड एंड सप्लाई आर द मेन टूल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेन टूल है वो क्या है, डिमांड एंड सप्लाई है। और अगर बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो उसके मेन टूल है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन द मार्केट। देखिए अभी हमने यहाँ पर प्राइस लेवल का, ठीक है, हमने यहाँ पर बात की कि प्राइस लेवल पर बेस्ड रहता है, तो इसीलिए इसको एक नेम दे दिया गया, एक थ्योरी बन गई है जिसको हमें बोलते हैं द थ्योरी ऑफ प्राइस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है द थ्योरी ऑफ प्राइस और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसका जो मेन कंसर्न होता है वो आउटपुट को लेकर होता है और जनरल प्राइस लेवल को लेकर
होता है। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आउटपुट पर ध्यान दिया जाता है और जनरल प्राइस लेवल पर ध्यान दिया जाता है। जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? इसमें किसी एक कमोडिटी के प्राइस की बात नहीं की जाती है, काफ़ी सारी कमोडिटीज़ का ग्रुप होता है और उनके एवरेज प्राइस को लिया जाता है, तो उसी को हम जनरल प्राइस बोलते हैं। तो जनरल प्राइस लेवल पर ये फोकस रहता है, ठीक है। फिर आता है मेथड ऑफ स्टडी। जैसा कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते आए हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई पॉइंट पढ़ रहे हैं तो हम ये बोलते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब अन्य बातें समान रहने पर। तो अगर जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि प्राइसेस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्राइस और डिमांड, बस इन्हीं फैक्टर को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जो अदर फैक्टर जो हमारे डिमांड पर अफेक्ट डाल सकते हैं उसको हमने कांस्टेंट मान लिया, ओनली प्राइस के अफेक्ट को हम वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या किया है, हमने अदर थिंग्स को इक्वल मान लिया है और इस मेथड को हम बोल देते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ओके। और अगर हम मैक्रो की बात करते हैं तो वहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, तो इन सबको एग्रीगेट लिया जाता है और जो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो इन सबको एज अ होल एग्रीगेट हम स्टडी करते हैं तो इन्हें बोल देते हैं क्वासी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन कंपोनेंट क्या रहेंगे, यहाँ पर हम कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते हैं, प्रोड्यूसर के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, प्राइस को देखकर हम यहाँ पर डिसीजन लेते हैं। तो ये सब क्या रहते हैं, इसके मेन कंपोनेंट रहते हैं। और मैक्रो की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड की इक्वल हो जाती है वहाँ पर इक्विलिब्रियम हो जाता है। यहाँ पर हम इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़ को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट बन जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये माना जाता है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल रहती है और फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो ये मानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या माना जाता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर मार्केट में प्रिवेलिंग वेज रेट पर काम करने के लिए पर्सन रेडी होते हैं और उन्हें काम मिल जाता है, उसे तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि लोगों को काम तो मिलता है लेकिन उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस होता है। अनएम्प्लॉयमेंट में लोगों को काम ही नहीं मिलता है, जॉब ही नहीं मिलती है। और अगर हम बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की, यहाँ पर काम मिलता है लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है उन्हें। मतलब वो काम ज़्यादा करना चाहते हैं, 8 से 10 घंटे काम करना चाहते हैं और उन्हें 4 घंटे काम मिलता है। उनकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, लाइक एक पीएचडी होल्डर है लेकिन उसे काम क्लर्क का मिल रहा है। तो इस तरह का जो काम मिलता है उसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसी सिचुएशन रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल रहेंगे, यहाँ पर हम इंडिविजुअल इनकम को लेते हैं, इंडिविजुअल सेविंग्स को स्टडी किया जाता है, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ ए कमोडिटी, मतलब एक कमोडिटी के प्राइस को यहाँ पर स्टडी किया जाता है, इंडिविजुअल फर्म के आउटपुट को देखा जाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। और अगर मैक्रो की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, किसी एक पर्सन की इनकम को नहीं देखते, नेशनल इनकम को देखते हैं, किसी एक कमोडिटी के प्राइस को नहीं देखते, यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल को देखा जाता है, एग्रीगेट सप्लाई को, एग्रीगेट डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सबको एज एग्रीगेट स्टडी किया जाता है। आई होप ये डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए हैं और ये क्लास आपको अच्छी लगती है। और अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।